हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और अभी हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी दाहेट पीवीएफटी और पीएटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपका जो एग्ज़ाम टाइम गाइस बहुत ही कम बचा है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लें तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो पहले तो वो जो लिसर्गिक एसिड डाइमेथाइलाइड जो है उसका आपको शॉर्ट नाम पता होना चाहिए। तो इसे कहते हैं गाइस एलएसडी। एलएसडी अक्सर आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है स्टेरॉयड, शामक, दर्दनाशक या भ्रामक औषधि। तो एलएसडी जो होता है गाइस भ्रामक औषधि होती है, जिसका पूरा नाम हम देखें तो लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड होता है। और एलएसडी एक भ्रामक ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगने लगता है और वह काल्पनिक लोक में चला जाता है। ओके, इसी का इंग्लिश में हम देखें कि लाइसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड इज अ ड्रग्स इन विच फ्रॉम इट इज यूज। तो आंसर रहेगा डी कि डिसअफेक्टिव ड्रग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करें कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं। ऑप्शन जो है क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो आंसर रहेगा यहाँ पर क्लोरीन ए। क्लोरीन जो डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर जो है गाइस, जो क्लोरीन है उसके यौगिक हैं। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो गैमेक्सिन जिसका फार्मूला है C6H6Cl6 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaClO2 जो होता है। इसके बाद डीडीटी का जो फार्मूला होता है C14H9Cl5 जो होता है। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये गैमेक्सिन, डीडीटी और जो ब्लीचिंग पाउडर अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं इसके बारे में। और ये आपका जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर आर कंपाउंड ऑफ विच है, तो ये रहेगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बात करें कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयुक्ता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ऑप्शन है वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार या अणु भार। तो ये आंसर रहेगा वाष्प घनत्व, यानी कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल जो होता है वाष्प घनत्व के बराबर होता है। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पर कि what is the product of equivalent mass and valency of an element equal to। तो ये रहेगा वेपर डेंसिटी यानी कि वाष्प घनत्व। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम बात करें कि किसी संख्या के परमाणु समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समपराशरी, समस्थानिक, समावयवी या समदाब या समभार। तो समान परमाणु संख्या हम बोल सकते हैं कि उसे समस्थानिक कहा जाता है। और समभारिक की हम बात करें तो जिसमें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज द न्यूक्लियड विथ द सेम नंबर ऑफ एटमॉस कॉल्ड। तो ये रहेगा आइसोटोप। आइसोटोप या समस्थानिक जो होते हैं वो जब कहलाते हैं जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार उनका भिन्न भिन्न हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 17, 19, 36 या 53। तो ये रहेगा गाइस 19। तो किसी तत्व में परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन जो होते हैं उनकी संख्या 17 है और उसका द्रव्यमान जो है 36 है, तो उसमें न्यूक्लियस में जो केंद्रक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या में यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसा कि गाइस अगर हम सॉल्व करें तो इसे हम इस हिसाब से दे सकते हैं कि हमें पता है कि जो प्रोटॉन के जो नाभिक में प्रोटॉन जो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो अगर परमाणु की अगर हम बात करें तो जो केंद्र जिसे नाभिक बोलते हैं उसमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों चक्कर लगाते हैं। धन और ऋण आवेशों की संख्या सेम होती है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक जिसे प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है, तो उनकी संख्या अगर 17 है तो माइनस जो चार्ज या इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होगी 17 होगी। जो धन और ऋण मिलकर हो जाएगी 17 दूना 34। यहाँ की प्लस और माइनस का कुल जो मान होगा 34 होगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर होगी 19, यानी कि ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये क्योंकि परमाणु भार का सीधा जो डबल होता है वह हम बोल सकते हैं यहाँ पर
कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें यदि प्रोटॉनों की संख्या 17 है तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है, ये इजी बन जाता है कि जो आपका परमाणु द्रव्यमान अगर 36 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपकी 19 होगा। तो इजी क्वेश्चन है वैसे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 6 कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, या प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयन। तो आंसर रहेगा बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो गाइस व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके आंसर रहेंगे, यानी कि ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद अमोनिया एक गुण है, यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पित्त गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो डी आंसर रहेगा, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया? तो रेड लिटमस टर्न ब्लू इन इट्स एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि इसके जलीय विलयन में जो होता है कि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो जो अमोनिया है गाइस एक क्षार है, तो इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन सीसा और टीन, जस्ता और तांबा, जस्ता टीन और तांबा, एंटीमनी टीन और सीसा। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, जस्ता और तांबा। तो पीतल जो कि जस्ता और तांबे की मिश्र धातु हैं, तो इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, तो वह धातु क्या है? ऑप्शन सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, कॉपर। ओके, तो अ मेटल वाज लाइंग इन द ओपन एयर फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ग्रीन कार्बोनेट वाज फॉर्म्ड ऑन इट, वाज इज दैट मेटल? ओके, तो ऑप्शन सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो ये रहेगा कॉपर। तो जो कॉपर या तांबा जो धातु होती हैं, यदि उसे कुछ समय के लिए खुला अगर हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बनाई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती हैं? ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। तो ये होगा मैग्नीशियम। कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर? तो ये रहेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु होती है गाइस हमें समुद्र के पानी से मिलने वाली एक धातु है। नेक्स्ट कि श्वसन सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल का निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कि अवायु श्वसन, वायु श्वसन, दहन या किण्वन। तो ये रहेगा गाइस डी, किण्वन। तो इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 15 हम बात करें कि अल्कोहल जल के से अलग किया जाता है, यानी कि अल्कोहल को जल से अलग किस विधि के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है निस्तारण द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो आंसर रहेगा सी, आसवन द्वारा। तो आसवन विधि द्वारा जो है गाइस अल्कोहल और जल के मिश्रण को जल से अलग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो अधिशोषण, निस्तापन, भर्जन या प्रगलन। तो ये रहेगा बी, निस्तापन। यानी कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को जो है निस्तापन कहा जाता है। तो व्हाट इज द हेडिंग ऑफ एन और in the absence of air to a temperature below its melting point is called? तो बी आंसर रहेगा डिपोजल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें कि साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया क्या है, यानी कि साबुन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण या बहुलीकरण। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सोप इज। तो ये रहेगा गाइस साबुनीकरण। साबुनीकरण या सोपोरिफिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये जो होता है ये साबुन बनाने की प्रोसेस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपचायक हैं, उपचायक हैं, निर्जलीकरण है या विरंजक कारक हैं? तो सी रहेगा यहाँ पर आंसर कि निर्जलीकरण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक
डाइहाइड्रेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की वायु में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस या कौन सी अक्रिय गैस मिलती है? ऑप्शन हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन। तो ये है गाइस ऑर्गन। तो द मस्ट अपटेंट इनर्ट गैस इन द एटमोसफेयर इज है, तो ये रहेगा ऑर्गन यानी कि सी। तो जो गाइस ऑर्गन जो गैस होती है वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस हैं। ओके, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पौधागत प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ऑप्शन ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो वाटर वेपर या डी जो आंसर है कि जो जलवाष्प जो होता है पौधागत प्रभाव पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। ओके, और अंतिम क्वेश्चन हमारा कि प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर रहेगा हमारा कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेजर इज एयर पॉप्यूलेंट इज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सी आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।